Good morning. So last we had discussed about multiple sclerosis, जो कि डीमाइलेशन ऑफ CNS और स्पाइनल कॉर्ड था. ठीक है, आज अपन एक नई डिजीज़ कंडीशन के साथ में शुरुआत करेंगे जिसका नाम है GB सिंड्रोम. ठीक है, GB या गुलियन बेयर सिंड्रोम. अब जैसा मैंने आपको बताया, कल अपने चर्चा की थी कि जो डीमाइलेशन ऑफ CNS और स्पाइनल कॉर्ड होता है उसको अपने नाम दिया था मल्टीपल स्क्लेरोसिस. ठीक है, आज अपन देखेंगे GB सिंड्रोम. ठीक है, ये जो GB सिंड्रोम है ये है डीमाइलिनेशन ऑफ माइलिन शीट इन PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है, जो अपन ने CNS और स्पाइनल कॉर्ड का नाम दिया था उसको अपन ने मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम दिया है. इसमें अपन ने नाम दिया है GB या गुलियन बेयर सिंड्रोम. ठीक है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है. ठीक है, इट इज डिफाइंड एज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर विच इज characterized by demyelination of neurons in the PNS. ठीक है, demyelination of neurons in the PNS, peripheral system. ठीक है, ये एक इन्फेक्शियस और इन्फ्लामेटरी डिजीज है जो क्या करती है, इसमें जो है वो आपका रैपिड डीजनरेशन होता है. किसका? पेरिफेरल नर्व्स का. उसके साथ साथ में कुछ क्रेनियल नर्व्स का भी जो है वो इसमें डीजनरेशन हो सकता है. अब अगर इनका डीजनरेशन हो रहा है तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? ये प्रोड्यूस करेंगे वीकनेस. ठीक है, डिस्काइनेशिया. ठीक है, वीकनेस, डिस्काइनेशिया एंड हाइपर रिफ्लेक्सिया. ये चीजें इसके कैरेक्टराइज्ड या कैरेक्टरिस्टिक के रूप में प्रोड्यूस होती हैं. ठीक है, अब बात करें इसकी ईटियोलॉजी की, तो इसकी ईटियोलॉजी क्या हो सकती है? जैसा मैंने आपको बताया कि नर्वस सिस्टम में पहला तो आपको जिस कंडीशन का आपको याद नहीं रहता है उसमें इडियोपैथी लिखना है. लगभग केसेस में क्या आता है? इडियोपैथी या जो इटियोलॉजी है वो क्या है? अननोन है. ठीक है, तो उसी प्रकार से इसमें भी अगर अपन इटियोलॉजी की बात करें तो पहला पॉइंट वही आएगा अपना कि इसका जो है वो एग्जैक्ट इटियोलॉजी इज अननोन या इडियोपैथिक. दूसरा इसमें मैं बात करूं तो इसमें क्या हो सकता है? इसमें भी वायरल इन्फेक्शन हो सकता है. ठीक है, वायरल इन्फेक्शन. ठीक है, मेन वायरसेस कौन से होंगे? वही इप्स्टेन बेयर वायरस हो सकता है, इसमें वेरिसोला जोस्टर हो सकता है, या हर्पीज वायरस इसमें हो सकता है. इनके कारण क्या होता है? ये डिजीज उत्पन्न होती है. और तीसरा अगर अपन इसकी इटियोलॉजी की बात करें तो अगर अपन इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स, ठीक है, थ्रोम्बोलाइटिक्स या थ्रोम्बोलाइटिक्स और इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स का अगर लॉन्ग टाइम तक अपन यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने की संभावना रहती है. उसके अलावा किसी प्रकार का अगर लंग इन्फेक्शन है तो उसके कारण भी ये होने की संभावना रहती है. ठीक है, या फूड पॉइजनिंग वगैरह है उसके कारण भी ये हो सकती है. ठीक है, तो ये हो गया आपका इसके ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स. ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी. तो जो कल अपने देखी थी उसी प्रकार से इसकी पैथोफिजियोलॉजी है. किसी भी ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण क्या होता है? ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण जो है वो सेल मीडिएटर्स जो है वो
जो सेल मीडिएटर्स हैं वो क्या होते हैं, वो अटैच हो जाते हैं किससे, माइलिन शीट से। ठीक है, पहली बात, किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण जो अपने पास जो सेल मीडिएटर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो अपने माइलिन शीट से अटैच हो जाते हैं। अगर ये अटैच हो रहे हैं, ठीक है, तो ये अटैच होने के बाद ये क्या करते हैं, ये कॉपी करते हैं। ठीक है, जो नर्व माइलिन प्रोटीन्स है उनकी कॉपी करते हैं। उस कॉपी के फलस्वरूप क्या होता है, इम्यून सिस्टम जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है अलग अलग प्रोटीन्स को। जो माइलिन प्रोटीन है उसको ये सेल मीडिएटर्स क्या करते हैं, कॉपी कर देते हैं। उस कॉपी के फलस्वरूप जो अपना इम्यून सिस्टम है वो कन्फ्यूजन में हो जाता है कि भाई हाँ कौन सा जो है वो एक्चुअल जो है वो प्रोटीन है। इस कारण से क्या होता है, जो अपना ऑटो इम्यून अटैक है वो नर्व्स सेल्स पे होता है, और उसी के कारण क्या होता है, मैक्रोफेज की अवस्था उत्पन्न होती है। और ये जो सेल मीडिएटर्स हैं ये क्या करते हैं, अपने एक्सॉन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, अगर एक्सॉन्स डिस्ट्रॉय हो गए तो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस अकर होती है, और जो अपने नर्व का कंडक्शन है वो क्या हो जाता है, इंटरप्ट हो जाता है। ठीक है, और अगर नर्व कंडीशन अगर इंटरप्ट हो रही है तो अपने गुलियन-बेयर सिंड्रोम के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ये होगी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या हो सकते हैं, अगर इसके साइन एंड सिम्टम्स की अगर अपन बात करें तो पहला इसमें आएगा लोअर बैक पेन। ठीक है, लोअर बैक पेन। दूसरा अगर इसमें अपन देखें तो जो अपने मसल्स हैं उनका क्या हो रहा है, प्रोग्रेसिव वीकनेस हो रही है। स्पेशली कौन सी होंगी, लोअर एक्सट्रीमिटीज़। ठीक है, लोअर एक्सट्रीमिटीज़, उसके साथ में ट्रंक, ये क्या होती हैं, इसमें वीकनेस होती है उत्पन्न। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूं इसके साइन एंड सिम्टम्स की तो अपने मसल्स हैं उनमें टेंडरनेस उत्पन्न होती है। टेंडरनेस इन मसल्स, और पेन उत्पन्न होता है मसल्स में। ठीक है, तीसरा चौथा अगर मैं आपको बात करूं तो इसमें क्या होता है, जो अपने आई मूवमेंट्स हैं, आई मूवमेंट्स में डिफ़िकल्टी उत्पन्न होती है। उसी के साथ में जो टिंगलिंग सेंसेशन है अपने फीट्स और हैंड्स में वो उत्पन्न होते हैं। ठीक है, टिंगलिंग सेंसेशन उत्पन्न होते हैं। उसके अलावा इसमें डिस्निया उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि अगर फ्रेनिक नर्व इसमें इन्वॉल्व हो रही है तो इसमें डिस्निया उत्पन्न होने की संभावना रहती है। अगर फ्रेनिक नर्व इसमें इन्वॉल्व हो रही है तो डिस्निया होने की संभावना रहती है। उसके अलावा जो फेशियल मूवमेंट्स हैं वो कम हो जाते हैं या उनमें डिफ़िकल्टी उत्पन्न होती है। अपना जो है वो नंबनेस इसमें उत्पन्न होती है। हार्ट रेट या तो बढ़ जाती है या कम हो जाती है। ठीक है, हार्ट रेट में डेफिनेटली चेंजमेंट अपने को देखने को मिलता है। तो ये हो गए इसके साइन एंड सिम्टम्स। अगर बात करें इसके इन्वेस्टिगेशन की तो इसके इन्वेस्टिगेशन में अगर अपन देखें तो कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। CSF स्टडीज़ में कर सकते हैं आप, MRI इसमें परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, ब्लड एग्जामिनेशन कर सकते हो, CT स्कैन कर सकते हो, या फिर NCT इसमें आप कर सकते हो, नर्व कंडक्शन टेस्ट, NCT। ठीक है, नर्व कंडक्शन टेस्ट। इसमें क्या करते हैं अपन, जो अपनी नर्व्स हैं उनमें इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दिया जाता है और फिर देखा जाता है कि भाई हाँ वीकनेस से रिलीफ मिल रही है या नहीं। ठीक है, तो ये हो गया इसका आपके इन्वेस्टिगेशंस। नेक्स्ट अगर अपन इसका देखें अपन मैनेजमेंट, तो इसका मैनेजमेंट अपन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसके मैनेजमेंट की अगर अपन बात करें
तो इसके मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है गुलियन-बेयर सिंड्रोम में कि पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करा देना चाहिए। पहली बात ये है, ठीक है, क्योंकि इसके सिम्टम्स जो हैं वो रैपिडली उत्पन्न होते हैं। अगर किसी को गुलियन-बेयर सिंड्रोम हो रहा है तो उसके जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं वो रैपिडली डेवलप होते हैं और मोर सीवियर होते जाते हैं, इसलिए हॉस्पिटलाइजेशन इसमें पहली प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या हो सकता है, प्लाज्मा फेरेसिस कर सकते हैं इसमें, ठीक है। प्लाज्मा फेरेसिस में अपन क्या करते हैं, प्लाज्मा फेरेसिस में अपना जो ब्लड है उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। पूरे बॉडी का जो ब्लड है उसको रिमूव करते हैं, एक मशीन के द्वारा उसको पास आउट करवाया जाता है और उस जो ब्लड सेल्स हैं उनको सेपरेट किया जाता है और जो सेपरेट ब्लड सेल्स हैं उनको वापस बॉडी में नए प्लाज्मा के रूप में अपन इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा फेरेसिस अपन इसमें कर सकते हैं, ठीक है। अगर पेशेंट जो है सीवियर कंडीशन में है तभी हम प्लाज्मा फेरेसिस के लिए जाते हैं। दूसरा इसमें क्या कर सकते हैं, पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया अगर फ्रेनिक नर्व इसमें इन्वॉल्व हो रही है तो डिस्निया उत्पन्न हो रही है, तो फ्रेनिक नर्व के साथ में जो भी ब्रीदिंग मसल्स हैं अगर वो इन्वॉल्वमेंट हो रही हैं तो डेफिनेटली अपने को इसको आर्टिफिशियल ब्रीदिंग दी जाएगी, इसलिए पेशेंट को अपन मैकेनिकल वेंटिलेशन में रखते हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट मैनेजमेंट अगर अपन देखें तो कंट्रोल पेन करने के लिए अपन नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स इसमें दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसके मैनेजमेंट के बारे में। एक बार फिर से ध्यान देना है, जैसा मैंने आपको बताया कि जीबी सिंड्रोम में क्या होगा, जीबी सिंड्रोम में डेफिनेटली आपको पेशेंट को क्या करना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। हॉस्पिटलाइज के साथ साथ में अपन क्या करते हैं, इसमें पेशेंट को जो है वो मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि जो ब्रीदिंग मसल्स हैं उनमें जो है वो अगर वो इन्वॉल्व हो रही हैं तो अगर फ्रेनिक नर्व इन्वॉल्व हो रही है तो डिस्निया कंडीशन उत्पन्न होती है, इसलिए डेफिनेटली अपने को मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, इसीलिए पेशेंट को अपन एडमिट करते हैं। तीसरी इसमें प्लाज्मा फेरेसिस, जो मैंने बताया आपने कि प्लाज्मा को अपन फिल्टर करते हैं, उससे ब्लड सेल्स को अलग करते हैं और फिर वापस बॉडी में उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। उसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, पेन रिलीफ के लिए नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स इसमें अपन एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैनेजमेंट के बारे में। काम की बात पे आते हैं अपने नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट इसमें क्या हो सकता है, नर्सिंग मैनेजमेंट में अगर अपन बात करें तो नर्सिंग मैनेजमेंट, पहला मैनेजमेंट इसमें क्या हो जाएगा, जैसा मैंने आपको बताया पेशेंट जो है वो उसको डिस्निया की कंडीशन उत्पन्न हो रही है, तो पहला हो जाएगा इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न, ठीक है, रिलेटेड टू वीकनेस ऑफ ब्रीदिंग मसल्स या फिर इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्रेनिक नर्व है, ठीक है। ये हो गया इसका पहला जो है वो नर्सिंग डायग्नोसिस। दूसरा अगर इसमें अपन बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, जो फिजिकल एक्टिविटी है वो अल्टर हो जाएंगी, अल्टर्ड फिजिकल एक्टिविटीज रिलेटेड टू किससे होगा, वीकनेस, ठीक है। तीसरा इसमें क्या हो जाएगा, इम्पेयर्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू किससे हो जाएगा, अपना डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, ठीक है। चौथा अगर इसमें बात करें अपन तो इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन, इसमें जो है वर्बल कम्युनिकेशन भी इम्पेयर्ड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्रेनियल नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, अगर क्रेनियल नर्व्स का डिसफंक्शन हो रहा है तो अपना वर्बल कम्युनिकेशन भी इसमें इम्पेयर्ड हो जाएगा। तो इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन रिलेटेड टू डिसफंक्शंस ऑफ क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। इसका ये हो गया आपका डायग्नोसिस। एक डायग्नोसिस आप इसमें और जोड़ सकते हो, एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज प्रोग्रेस और लॉस ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया इसका नर्सिंग डायग्नोसिस। जीबी सिंड्रोम भी भाई इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और जीबी सिंड्रोम में से अल्टरनेट शॉर्ट नोट पूछा जाता है। शॉर्ट एंड स्वीट डिजीज कंडीशंस हैं ये, जितना मैंने बताया उतना लिख दोगे सफिशिएंट है, मोर देन एनफ है, ठीक है। सिर्फ शॉर्ट एंड स्वीट अपन ने पढ़ा है, डेफिनेटली इनमें से जो है वो अल्टरनेट ईयर्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। तो ये जितना मैंने पढ़ाया है उतना सफिशिएंट है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।